Hey, welcome back to Alliance IAS Academy. I hope you guys are doing well. Now this video is presenting by me, Govind Negi Shom. I'm the faculty of economics at Alliance IAS Academy. This is my profile. You can watch it for more information. Now ये हमारे वीडियो लेक्चर का 20th पार्ट है. अगर इससे पहले किसी ने कोई लेक्चर छोड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से वो देख सकते हैं. नहीं तो आपको प्लेलिस्ट तो एंड ऑफ द स्क्रीन दिख ही जाता है, राइट? तो आप वहां से सारे लेक्चर देख सकते हैं. अगर कोई पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो मैं उससे रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप पीछे के पूरे टॉपिक्स देख ले, ताकि एग्रीकल्चर से लेकर अभी तक के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए, तो ये भी ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है ज़रा उसको देख लेते हैं. तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट करा कि हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. इससे पहले साइमल्टेनियसली हम बात कर रहे थे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है. सो जैसे ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ज़रूरी हो जाता है, इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ स्किल इन इंडिया. स्किल इन इंडिया क्यों ज़रूरी था? बिकॉज मेक इन इंडिया के अंदर हमने देखा बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे इन इंडिया. बट अगर वो इंडिया के अंदर आते हैं तो हमारे को उनको एक स्किल वर्कर्स भी प्रोवाइड करने हैं. तो उसके अंदर हमने देखा कि इंडिया के अंदर लगभग 10 से लेकर 16% हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्किल वर्कर्स निकलते हैं. बट वैसे ही चाइना के अंदर देखेंगे तो लगभग 50% का ये रेशो है. तो आप रेशो देखो, हम रेशोज़ में कितने कम है, राइट? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोचा और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया. बट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से पहले हमको ये समझना पड़ा कि नहीं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे वहाँ पर जो भी वर्क फोर्स होता है वो एग्रीकल्चर से उठा के आप सीधा वहाँ पर नहीं पहुँचा सकते, राइट? उनको आपको स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कहीं पर हम उन वर्क फोर्स को वहाँ पर डाल सकते हैं, राइट? इसके लिए कुछ प्रोसेस उन्होंने बताए और ये प्रोसेस के अंदर उन्होंने 5 पिलर्स की स्ट्रेटेजी रखी. उसमें से पहला पिलर जो था वो था सिंप्लीफाई प्रोसेस, कि जो भी प्रोसेस है उसको बहुत सिंप्लीफाई करो. अब ये क्या चीज़ था, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ई बिजनेस पोर्टल बनाए जाएंगे. अच्छा, ई बिजनेस पोर्टल क्यों ज़रूरी है? आप देखो कि अगर कोई भी नया बिजनेस रजिस्टर करने आता है, आईपीआर रजिस्टर करने आता है, पेटेंट रजिस्टर करने आता है, बड़ी दिक्कतें होती है, ठीक है? सो ऐसे इन्वेस्टर जो पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, सो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होती है. मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था शिवाजी द बॉस. तो उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी जब उन्होंने जो यूनिवर्सिटी तैयार करी थी, तो यूनिवर्सिटी जब अल्टीमेटली तैयार हो गई थी, उसके बाद कोई ऑफिशियल आता है और उनको ऐसा बोलता है कि नहीं, आप लोगों ने एक सही लैंड पे ये नहीं बनाई है, इस पे आपको स्टे लगाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद उसके ऊपर स्टे लग जाता है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे चलती जाती है, जहाँ पर ब्राइब वाले एंगल्स भी हम लोगों ने देखे, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बात करी गई. तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ा कि वहाँ पर जो शिवाजी द बॉस वो फाइल लेके जाते हैं, वैसे फाइल लेके आपने मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री नहीं जाना है, ठीक है? आपने ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है. अब यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है कि आपने ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्टर किया बट आपसे कुछ गलती हो गई. अब उस गलती को ठीक करने के लिए आप मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री स्टेप टू स्टेप जाके काम कर रहे हो, बट वहाँ पर वापस से वो सारे केस बन सकते हैं. इसके लिए वहाँ पर गठन की गई थी एक स्पेशल गाइडिंग टीम. तो जब भी आप पहली बार अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल गाइडिंग टीम वहाँ पर होगी जो आपको अच्छे से गाइड करेगी कि आपने किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ताकि आप वहाँ पर गलतियाँ ना करो. ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हमने बात करी इन द सिंप्लीफाई प्रोसेस पिलर. सो इसके बाद हमने बात कर दी कि इंडिया अगर वर्ल्ड वाइड देखे तो इंडिया की पोजीशन कहाँ है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है. इसके लिए हमने 2 मेजर्स देखे. वर्ल्ड बैंक निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंदर इंडिया कहाँ है. इन 2017 तक भी हमने सोचा था कि हम 50th पोजीशन पे होंगे, बट 2020 के आते भी हमको अभी 60th पोजीशन के आसपास कहीं भटक रहे हैं, ठीक है? वैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म एक और इंडेक्स निकालती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. तो यहाँ पर भी हमारा पोजीशन जो है वो बहुत इम्प्रेसिव है नहीं, ठीक है? वो सारी चीज़ों को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने करी. साइमल्टेनियसली हमने बात करी थी कि इंडिया का जो हिस्ट्री है, मतलब इंडिया जो स्टार्टिंग में था वो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी. सो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद वहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज आता है इंडिया के अंदर, ठीक है? और एकदम से हम लोग
चेंज हो जाते हैं सर्विस सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, और विद द टाइम बिंग हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को डोमिनेट भी करने लग पड़ते हैं, राइट। यहाँ पर बैड लकीली यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होता है वो अंडर वो इनके अंडर रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी हम ऐसे मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं बिकॉज हमारे फोकस तो सिर्फ वहीं पर चल रहे थे, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग साइड में इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। सो अभी अभी बिकॉज इंडिया के अंदर बताई जाती है कि ये 3D स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। सो आज अगर हम ये सारे मेजरमेंट लेते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं कि ये 3D स्ट्रेंथ्स होते क्या है। ओके, स्ट्रेंथ तो ठीक है, ये 3D स्ट्रेंथ क्या है। बेसिकली डी 3 जगह है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी, ये भी पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा डिमांड इन ह्यूज क्वांटिटी। सो इंडिया के अंदर ये तीनों डीज प्रेजेंट है, तो आप देखो कि यहाँ पर डिमांड कितनी तेजी से बढ़ सकती है, ठीक है। सो आज हम अगर ये सारे पैरामीटर्स को अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट पिलर के अंदर, सिंप्लीफाई प्रोसेस के अंदर देखा, तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में करी थी। अगर किसी का पिछला लेक्चर छूटा है तो आप पिछले लेक्चर में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, आज जो हमने स्टडी करनी है वो IPR प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन, राइट। इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं। आई एम श्योर कि एग्रीकल्चर के अंदर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वहाँ पर भी मैंने लास्ट में जाके मैंने बजट के बारे में कुछ बताया कि 2020 के अंदर बजट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी क्या बातें करी गई। अभी इसमें भी वो वाला स्लाइड में फिर से पढ़ाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। यहाँ पर MCQ में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके अलावा जब हम IPR खत्म करेंगे तो 30 फोकस सेक्टर्स ये कौन कौन से हैं और इनको ही क्यों सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी देखेंगे, और लास्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे और कुछ नए सेक्टर्स एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। वो सारी बातें हम आगे वाले पिलर्स में देखेंगे। तो देखते हैं कि ये IPR प्रोटेक्शन है क्या, ठीक है। ओके, सो IPR प्रोटेक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बातें हम जनरली करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉपीराइट के बारे में बात करेंगे। तो कॉपीराइट बहुत इजी टॉपिक है, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर जानने वाली ये बात है कि कॉपीराइट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये आती है HRD मिनिस्ट्री के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है फॉर द MCQ पर्पस। सेकेंडली हम यहाँ पर बात करते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके अलावा डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के बारे में बात करते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे स्लाइड के अंदर। और तीसरा चौथा है GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किस तरीके से काम आते हैं वो सारे मेजरमेंट हम आगे देखेंगे, और क्या बातें करी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जब भी IPR बात करो तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है कॉपीराइट, फिर पेटेंट, फिर डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आगे एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए। फर्स्ट IPR पेटेंट। जैसे ही IPR पेटेंट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ निकल के आता है कि ओके ये पेटेंट होता क्या है। यहाँ पर आप याद रखना, मान लो कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपने कुछ भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई भी प्रोसेस बनाया जो कि आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, जिस वजह से आपकी डिमांड सप्लाई वो सब कुछ बढ़ जाती है, राइट। हो सकता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हो गया, राइट। यहाँ पर मान के चलो, देखो पुराने टाइम पे आपको याद होगा कि सबसे पहले जो टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया, ठीक है। सो आई एम सॉरी, ओके, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। सो टेलीफोन का उन्होंने पेटेंट करवाया होगा, ठीक है। जब उन्होंने पेटेंट करवा दिया, अब अगर इसके अलावा कोई भी ये टेलीफोन को मैन्युफैक्चर करता है तो उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को, ठीक है। बट हुआ क्या, विद द टाइम बिंग मार्टिन कूपर, आपको ये नाम याद रखना है, मार्टिन कूपर इज द फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मोबाइल फ़ोन बना दिया। अब मोबाइल फ़ोन टेलीफोन से बहुत अलग था, ठीक है।
काम बेशक सेव करता था, पर टेलीफोन से बहुत अलग था। आप देखो कि फिर अब यहाँ पर ने मार्टिन कूपर ने क्या करा होगा, फिर से यहाँ पर पेटेंट बन लिया होगा, पेटेंट बनाया होगा, और पेटेंट बनाने के बाद उसके बाद अगर कहीं पर भी मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चर होता है तो रॉयल्टी अब मार्टिन कूपर को भरनी पड़ती है, मार्टिन कूपर को देनी पड़ती होगी, ठीक है। अगर लैंडलाइन के लिए कहीं पर टेलीफोन बन रहा है तो ये रॉयल्टी किसको मिलेगी, यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिलेगी, राइट। इस तरीके से अगर आप कुछ भी इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस यूज़ करते हो फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है, सो उस चीज़ को हम बोलते हैं पेटेंट। उस चीज़ का आप पेटेंट करवा लेते हो, ठीक है, ताकि दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट का यूज़ करके आपका ही कंपटीटर ना बन जाए। इस वजह से ये पेटेंट करवाई जाती है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये पेटेंट होता क्या है। दूसरा, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तो हम बात कर रहे हैं, बट ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन करते कैसे है, राइट, ये होगा कहाँ। सो आई एम श्योर आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं DIPP। DIPP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन। सो इस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेटेंट ऑफिस। सो पेटेंट ऑफिस किसके नीचे काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंदर काम करता है पेटेंट ऑफिस, जो कि देखता है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्किंग, ठीक है। अब वो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्किंग देता है, दैट मीन्स कि आपको अगर पेटेंट करवाना है तो आप सबसे पहले कांटेक्ट करोगे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर DIPP, और DIPP के अंदर एक ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं पेटेंट ऑफिस, वहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा यहाँ पर एक और बात है जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर इंडियन जितने भी पेटेंट ऑफिस है वहाँ पर उन सारे ऑफिस को वर्ल्ड वाइड सारे कंट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिस प्रोटोकॉल को बोलते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैड्रिड प्रोटोकॉल। सो मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंदर हुआ क्या, आप यहाँ पर समझो। मान लो कि इंडिया के अंदर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकती है कि कोई ऐसी कंपनी होगी जो इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए राजी हो और इंडिया के अंदर जाके प्रोडक्शन करना चाहती है, बट वो इंडिया के अंदर आके रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं फाइट करना चाहती, ठीक है। सो होगा क्या, ये जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है इसके अंदर होगा क्या, वहाँ के जो भी अमेरिका है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन, कहीं पर भी है, वहाँ के जो भी पेटेंट ऑफिस होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे इंडियन के पेटेंट ऑफिस के साथ मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंदर। जिस वजह से अगर इंडिया के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली आप अमेरिका से, UK से, रशिया से, ब्रिटेन से, कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाती है, जिसके वजह से जो FDI के आने के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो है मेक इन इंडिया के अंदर डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। अब ये डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो याद रखो कि डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के अंदर सबसे पहले बात करी जाती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन की। मतलब इससे पहले हमने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन देखा, तो यहाँ पर डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन होता है। इससे पहले देखो यहाँ पर जो हमने इसका रजिस्ट्रेशन देखा है, यहाँ पर कुछ भी लिमिटेशन नहीं देखे कि आपने कितने साल के लिए करना है या फिर कितने साल का लिमिटेशन होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बट आगे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवा तो सकते हैं, बट ये कितने के लिए एप्लीकेबल होगा, लगभग 10 साल के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपकी ये डिज़ाइन सक्सेस हो गए और वो विद द टाइम बिंग आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहे तो यस आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, और ये रिन्यूड होता है, एक्सटेंड होता है फॉर 5 years मोर। तो टोटल आप 15 years के लिए किसी भी डिज़ाइन या फिर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो 15 साल है ये सिर्फ डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडमार्क के लिए कौन कौन सी बातें करी गई। ये जो ट्रेडमार्क के लिए है यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइम लिमिट्स नहीं रखे गए, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर अगर कोई डिज़ाइन रजिस्टर कर रहा है तो ट्रेडमार्क तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके साथ यहाँ पर इनडेफिनेट रिन्यूअल होता है, मतलब
ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 10 साल के बाद रिन्यू करो, आप आपके नाम पे वो होता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है, ठीक है। इंडेफिनेट रिन्यूअल यहाँ पर काम करता है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 10 साल, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल, तो टोटल ओवरऑल 15 साल के लिए। बट ट्रेडमार्क के लिए ये ऑटोमेटिक होता है और इसमें इनडेफिनेट रिन्यूअल होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई डेफिनेट रिन्यूअल नहीं है कि 5 साल के अंदर अंदर आपने ये चीज़ करना है। आप श्योर कि आपको यहाँ पर ये बातें थोड़ी सी याद आ रही होगी कि हमने एग्रीकल्चर के टाइम पे भी आईपीआर के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी थी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, राइट। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, शायद वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन क्लासेस ही थी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बजट 2020 के अंदर भी आईपीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रिफॉर्म्स लिए गए हैं। वो चीज़ हम देखेंगे। बजट 2020 के अंदर भी ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, इन लोगों को टैक्स बेनिफिट, एक बात करी कि इनको टैक्स बेनिफिट मिलेगी। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट बात करी गई थी, वो करी गई थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। जब भी आप आईपीआर रजिस्टर करोगे उसके लिए देखो रजिस्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की बात करी गई। आगे इसको अच्छे से समझते हैं। बजट 2020 के अंदर आईपीआर डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी गई। तो ये आईपीआर डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या? डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा है, बट ये एक्चुअली में किस तरीके से काम करेगा उसको हम समझते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर बहुत पहले से ये बातें चली जा रही थी, 2017, 18 एंड 19, इसमें ये सारी बातें करी गई, ठीक है। देखो इंडिया के अंदर एमएसएमईज को बूस्ट करने की कोशिश की। 2015, 16, 17 एमएसएमई बूस्ट हो रहा था, बहुत सारे नए नए कंपनीज आ रहे थे। 2013 के अंदर आपको याद होगा कंपनी एक्ट के अंदर जो बदलाव हुआ था, 1956 कंपनी एक्ट के अंदर बदलाव हुआ, और 2013 के अंदर जो भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज है उनके लिए जो पेड अप कैपिटल है उसका सिनेरियो खत्म कर दिया। तो दैट मीन्स कि आपको रिजर्व में पेड अप कैपिटल नहीं रखना है, आप सीधा ही रजिस्टर कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनी रजिस्टर हो रही है। अगर कंपनी रजिस्टर हो रही है तो वो कहीं पर सक्सेस भी करेगी, कुछ प्रोडक्ट भी बनाएगी, ठीक है। तो ऐसा जो कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है उसका पेटेंट का जो नंबर है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, बहुत सारे पेटेंट्स यहाँ पर होने लग गए। साथ ही साथ ऑफकोर्स वहाँ पर ये पेटेंट हो रहा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा वो भी बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, ठीक है। बट इसके विद द टाइम भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप रजिस्टर कर लो और छोड़ दो, नहीं, इतना आसान नहीं है। आई एम श्योर आपको रिलेट करने के लिए मैं पिक्चर रिलेट करने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर कि आपने पिक्चर देखी होगी टार्जन द वंडर कार। उसमें अजय देवगन एक गाड़ी बनाते हैं, बहुत बहुत स्टाइलिश सी कार बनाते हैं। उसके बाद वो उस वक्त में उसको पेटेंट करवाते नहीं हैं, बट पेटेंट करवाने वाले होते हैं। वो किसी कंपनी के पास जाके अपना डिज़ाइन लीक करते हैं, उनको बताते हैं, बट वो कंपनी क्या करती है, उस डिज़ाइन को कॉपी कर देती है और अपने नाम पे रजिस्टर कर देती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो एमएसएमई की मैं बात कर रहा था, जिसके वजह से इतने सारे पेटेंट रजिस्टर होने लगे, ठीक है। एमएसएमईज वाले, तो एमएसएमईज के अंदर देखो लगभग 60% जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे रूरल इलाके से आते हैं। उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन इतना लंबा स्टेप लेगा तो बीच में उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक तो पहले ही फ्रस्ट्रेशन वाला होता है और दूसरा ऐसे फ्रॉड के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ पेटेंट के लिए नहीं है, ये आईपीआर के लिए भी सारी बातें बताई गई, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को इस सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोचा और स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जितनी भी बातें करी गई, उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अनाउंस करा। उन्होंने बोला कि अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और आपका टाइम बहुत टाइम आप लोगों का बचेगा, जिसमें सिक्योरिटीज़ भी होगी, फ्रॉड के चांसेस ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बजट 2020 के अंदर आईपीआर के लिए कौन सा रिफॉर्म लिया गया है ये आप लोगों को याद रखना है, एमसीक्यू के लिए एज वेल एज मेंस एग्जाम्स के लिए भी। तो इसके अंदर जो लास्ट बात बोली गई मेक इन इंडिया के अंदर, ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है इसके लिए क्या बात करी गई थी। देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडीज पहले से काम कर रही है जो कि चेन्नई के अंदर सेटअप है, राइट। इसके लिए आप थोड़ा सा देख सकते हो और इसके एक छोटा सा समरी सा मुझे बना के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बता देना है। ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश एट चेन्नई, तो ये काम क्या करती है, किस तरीके से काम कर रही है, इसके लिए मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है।
नेक्स्ट, इसमें जो और बात करी गई जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए फॉरेन रिलेशंस के अंतर्गत, सो ये है कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज होगी अब वो रजिस्टर कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के अंडर। मान लो कि किसी भी कंट्री किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर से किसी भी कंपनी ने रजिस्टर करना है, अब वो अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो इसको बोला जाता है WTO ट्रिप्स, ठीक है। WTO ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है इसके अंदर आप डायरेक्टली अपने कंट्री से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इंडिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, राइट। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और फॉलोअप में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसको आप लोगों ने देखना है, होमवर्क आप लोगों ने करना है, ठीक है। एक होता है स्पेशल 301 रिपोर्ट। स्पेशल 301 रिपोर्ट इसको क्यों बोलते हैं और ये रिपोर्ट है क्या, इसका आपने आंसर राइटिंग मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं, आंसर राइटिंग आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ठीक है। हैशटैग करके आप मुझे इसका आंसर राइटिंग करके बताओगे। तो ये स्पेशल इसमें देखो आपने कंक्लूजन वगैरह मार्क कैसे करना है कि इनके लिए थोड़ा सा रिलीफ होता है, इनके लिए नहीं, तो किस तरीके से इनके लिए एक मेजर ले सकते हैं, इनके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों ने, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर दो तरीके की कंट्रीज होती है। अच्छा पहले ये देखो ये समझ लो कि ये स्पेशल 301 रिपोर्ट होता क्या है। बेसिकली अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट बनाई जाती है हर साल, और यहाँ पर बताया जाता है जो भी अमेरिकन कंपनीज होगी वो अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड वाइड जाके कहीं प्रोडक्शन कर रही है, वो इंडिया में भी कर रही है, चाइना में भी, रशिया में भी, यूक्रेन में भी, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में जाके वो प्रोडक्शन कर रही होगी, राइट। सो अगर कोई अमेरिकन कंपनी है तो ऑब्वियस यहाँ पर उनके लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का कोई गाइडलाइंस बने होंगे, ठीक है। वो जो गाइडलाइंस अमेरिका ने बनाए होंगे वो गाइडलाइंस कौन से कंट्री फुलफिल कर रही है, कौन से कंट्री फुलफिल नहीं कर रही है, उस चीज़ को देखने के लिए अमेरिका ने दो साइट बनाए हैं। दो साइट किस तरीके से, पहला है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज करके एक साइट बनाया है, एक दूसरा बनाया है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वॉच लिस्ट कंट्रीज। सो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज, सो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज में ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ जिसको रेगुलेट आसानी से कर देता है, जिसके ऊपर डोमिनेंस अमेरिका आसानी से कर देता है। बेसिकली यहाँ पर मेन वो ऐसे कंट्रीज होती है जिन कंट्रीज के अंदर अमेरिकन कंपनीज काम कर रही होती है, और वो जो अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मेजरमेंट्स है उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रही होती है, ठीक है। सो ये थोड़ा डरा धमका के उन लोगों से ये काम करवा लेते हैं, राइट। सो ये डंडे के दम पे जो काम करवा लेते हैं वो कंट्री है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज। अब ये जो दूसरे वाले में है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज, इंडिया इस लिस्ट के अंडर आता है। अब इस लिस्ट के अंदर आता है तो और इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने एक बार ये देख लेना है कि वॉच लिस्ट कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, ठीक है। ये सारा तो आपने आंसर राइटिंग बनाते समय ये लिख लेना है। सो इसके अंदर कौन से कंट्रीज आते हैं, यस इसके अंदर भी वही कंट्रीज आते हैं जो इनके रेगुलेशन का पालन अच्छे से नहीं करती है, बट इनके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों, ऑफ कोर्स बिकॉज ये इनका जो इंटरनेशनली देखा जाए तो इतना अच्छा डोमिनेंस होता नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन कंट्रीज का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक इंडिया, चाइना, रशिया। सो ये कंट्री जब इनके मेजरमेंट को फॉलो नहीं करती है, सो यहाँ पर तो इन कंट्रीज के साथ तो डांट दबका के या फिर कुछ भी सैंक्शन वगैरह लगवा के वो काम करवा लेगी, बट ये इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा स्टैंड रखती है। तो इन लोगों को सीधा डरा धमका के या फिर इन लोगों को कुछ एरा गेरा कमेंट करके काम करवाना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज इनका बहुत बड़ा डोमिनेंस इकोनॉमी के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये इनसे काम करवाती है विद द मैनर ऑफ लोन्स। सो ये करती क्या है, जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, इनको वर्ल्ड बैंक से, IMF से या फिर खुद से भी कहीं से भी लोन दिलाकर इन लोगों को ऐसे मेजरमेंट लेने के लिए बोलती है जहाँ पर अमेरिकन कंपनीज का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए और उनके जो जितने भी रूल ऑफ रेगुलेशन IPR के लिए उन्होंने बनाए हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर फुलफिल कराई जाए। बेसिकली अगर इसका मैं आउटपुट निकालूं तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज होती है यहाँ पर ये डंडे के दम पे काम करवाता है, और जो वॉच लिस्ट कंट्रीज होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज यहाँ पर वो प्यार से काम करवाता है, लोन देता है, पैसे देता है और अपने मतलब के काम करवाने की कोशिश यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट की। ओके, सो फिलहाल हमने देख लिया
सिंप्लीफाई प्रोसेस के अंदर क्या क्या बातें करती थी हमने कंप्लीट कर दी। आईपीआर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या बातें बोली वो हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये 30 फोकस सेक्टर होते क्या है और इनको 30 सेक्टर्स को ही क्यों यहाँ पर हमने पिक किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या बात करी गई और नए जो एफडीआई के अंदर नए सेक्टर्स हम एस्टेब्लिश करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू लेक्चर्स में देखेंगे। सो टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू।